चलिए दोस्तों, आज एक ऐसी जगह की ओर यात्रा शुरू करते हैं जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मैन मेड झील हो, जहां एशिया में दूसरे नंबर का सबसे लंबा रोपवे हो, जहां जोरदारी बर्फबारी होती हो, जोरदार स्कीइंग सीख सकते हो, राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती हो, जहां से दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी दिखाई दे, हरे भरे खूबसूरत बुग्याल, ट्रैकिंग, घुड़सवारी और काफ़ी सारे एडवेंचर हो, जिसके पास 4 धाम में से एक धाम हो, जिसके रास्ते पर 5 ऐसी जगह आती हो जहाँ पर 2 नदियों का मिलन होता हो और इसी तरह की काफ़ी अन्य चीज़ें हों। तो चलें इस यात्रा के सफ़र की ओर चलते हैं। ये जगह है हमारी आज की ओली। जी हाँ, ओली। अगर आपको स्नोफॉल देखने का शौक है तो भैया इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुन ही रखा होगा। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में सी लेवल से 2909 मीटर के हाइट पर है खूबसूरत ओली। विंटर में यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, तो यहाँ का नज़ारा ऐसा लगता है कि जैसे ये धरती का स्वर्ग हो। ये ओली सीरीज़ का हमारा पहला एपिसोड है जिसमें हम दिल्ली से जोशीमठ पहुँचेंगे और अगले एपिसोड में जोशीमठ से ओली। अब सवाल उठता है कि यहाँ कब जाए, मतलब कौन सा मौसम आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए, अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो जनवरी से फरवरी आपके लिए बेस्ट है। मार्च में भी कभी कभार स्नोफॉल हो जाती है लेकिन उसकी संभावना कम रहती है। इसके बाद अप्रैल से नवंबर तक यहाँ हरियाली रहती है, इसलिए जहाँ अगर कहीं आप रहते हो तो गर्मी वहाँ अगर होती हो तो आप ठंडक पाने के लिए इस मौसम में यहाँ पर आ सकते हैं, अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर। अब मानसून सीजन में इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि भैया होती है तगड़ी बारिश और बारिश से होती है लैंडस्लाइड, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। अब जगह का नाम तो डिसाइड हो गया, अब यहाँ पहुँचना कैसे है, मतलब किस वाहन से पहुँचें। तो हम यहाँ मान लेते हैं स्थान की हमने यात्रा शुरू की दिल्ली से। तो मित्रों, दिल्ली से जोशीमठ है 495 किलोमीटर। 2 दिन तो आपको यहाँ पर पहुँचने में ही लग जाएंगे। अब सोचेंगे कि यार जोशीमठ क्यों, हमें तो ओली जाना है। हाँ तो भाई जी मेरे, जोशीमठ से 16 किलोमीटर आगे ही तो है ओली। जैसे कुफरी से पहले शिमला आता है, मनाली से पहले कुल्लू और हमारी अगली वीडियो से पहले लंबा इंतज़ार, वैसे ही ओली से पहले आता है जोशीमठ। अब भाई साहब मैंने ये इसलिए बता दी क्योंकि हमारे ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया। देखिए, अगर खुद की कार या बाइक है तो फिर कोई टेंशन नहीं, किसी भी टाइम आराम से आप चलिए, यात्रा शुरू कीजिए और बीच में रुकते रुकाते हुए आराम से पहुंच ही जाओगे। हम यहाँ बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो सबसे पहले जो मुझे पसंद है वो है ट्रेन। लेकिन सॉरी भाई, मतलब जोशीमठ या ओली तक कोई ट्रेन नहीं जाती। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। ट्रेन केवल आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या फिर कोटद्वार तक ही मिलेगी। इससे आगे आपको जाना होगा बाई रोड। तो दिल्ली से इनमें से किसी भी एक जगह पर आ जाइए ट्रेन द्वारा। स्लीपर का टिकट है 200 रुपये। दूरी को देखें तो हरिद्वार से जोशीमठ है 287 किलोमीटर, देहरादून से 288, ऋषिकेश से 252 और कोटद्वार से है 287 किलोमीटर। वैसे 4 धाम परियोजना के अंतर्गत जो है ट्रेन पहुंचाने का काम तेज़ी से चल रहा है पहाड़ों में। देखते हैं कब तक कर्णप्रयाग तक हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी। फ़िलहाल तो हरिद्वार और ऋषिकेश यहाँ आपको उतरना होगा। लेकिन अगर उड़कर आने की इच्छा है तो हवाई जहाज़ ले लीजिए फिर, और क्या। पर यह भी इच्छा आपकी इच्छा ही बनकर रह जाएगी क्योंकि केवल दिल्ली से देहरादून तक के लिए ये हवाई जहाज़ है। उसके बाद आपको फिर वही बाई रोड। अगर 1 महीने पहले बुक कराते हैं दिल्ली टू देहरादून तो उसका फ़्लाइट का एक तरफ का टिकट है 2000, मतलब आना जाना करीब 4000 रुपये के पास आपका पड़ जाएगा। अब ट्रेन और फ्लाइट 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गए, तो क्या 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। तो 2 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है डायरेक्ट पहुंचने का, उनमें से एक बस का है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जैसे यहाँ बाहर की तरफ निकलोगे तो सड़क के दूसरी साइड है हरिद्वार का बस स्टैंड। बोले तो रेलवे और बस स्टैंड बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ से उत्तराखंड की अलग अलग जगहों के लिए बसें मिलती हैं। अगर आपको जोशीमठ या ओली जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर जो है 2 पर सुबह 9 बजे से सुबह 5 बजे से 9 बजे तक यहाँ बसें चलती हैं। अगर इस समय के बीच वाली बस आप मिस हो जाती है या छूट जाती है तो फिर भैया डायरेक्ट बस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको टुकड़ों में जाना होगा, जैसे हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, चमोली या इस तरह बीच में आपको कहीं रुकना होगा, फिर दूसरी बस लेनी होगी। इसलिए अगर आपको डायरेक्ट पहुंचना है तो सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक वाली जो बस है उसमें आप बैठ जाइए और पहुंच जाइए जोशीमठ। देखिए, ओली यहाँ लिखा तो है पर जाती ये केवल जोशीमठ तक ही है।
हो सके तो एक दिन पहले यहाँ आकर एडवांस में अगले दिन की अपनी टिकट बुक करा लें, क्योंकि तत्काल उसी समय बस में सीट मिलना थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन बुक करा के रखेंगे तो भैया और ज़्यादा अच्छा है। वेबसाइट है utconline.uk.gov.in। ऋषिकेश देहरादून से भी आपको बसें मिल जाएंगी। तो हरिद्वार से जोशीमठ बस का किराया है 750 रुपये और देहरादून से 900 रुपये। सफ़र आपका ये होने वाला है 9 से 10 घंटे का। तो जोशीमठ पहुँचते पहुँचते आपको बच जाएंगे शाम के 5 या 6। उस रात जब आप पहुँचोगे तो आपको रुकना पड़ेगा जोशीमठ में ही। अगर बस में चक्कर या उल्टी सीधी आती हैं आपको, आपका जी मिचलाता है या उसमें बैठना पसंद नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है टैक्सी का। अगर आप 4 या उससे ज़्यादा हैं तो भाई साहब आँख मूंद कर लीजिए टैक्सी। सस्ती की सस्ती पड़ेगी और आपका आराम से आराम मिलेगा। बीच में कहीं भी जहाँ अच्छी जगह दिखाई दे वहाँ पर आप टैक्सी रुकवा कर कम से कम वीडियो या फ़ोटो तो शूट कर सकते हैं। ये फ़ायदा रहता है टैक्सी में। हरिद्वार बस स्टैंड के पास ही आपको टैक्सी स्टैंड भी मिल जाएगा। मतलब हरिद्वार एक ऐसा है जहाँ पर टैक्सी, बस और रेलवे स्टेशन बिल्कुल एक ही जगह है। यहाँ से अगर आप 4 सीटर या 6 सीटर टैक्सी लेते हैं तो वो 12 से 15 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगी। मतलब 4 व्यक्तियों के लिए करीब हरिद्वार से जोशीमठ टैक्सी ले लेगी आपसे 4000 रुपये के आसपास और 6 सीटर ले लेगी 5 या 5,500 रुपये। बाकी तो आपकी सौदेबाजी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्सपर्ट हो। जितनी ज़्यादा सौदेबाजी करोगे उतने रुपए आप बचा लोगे। लेकिन तब क्या करें जब आप सिंगल हो, मतलब अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हो फिर क्या होगा, फिर टैक्सी भैया अकेले के लिए तो टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो उस केस में आप एक काम कर लीजिए कि टैक्सी वाले से बात कर लो कि भैया मैं हूँ अकेला, अब बताओ मुझे कैसे ले जाओगे। तो सबसे पहले तो वो देखेगा और मन में सोचेगा कि अबे तू अकेला कैसे घूम रहा है बे। फिर सोचेगा यार मेरा क्या जा रहा है, सिंगल हो या दुंगल, मुझे तो पैसे मिलने हैं। और फिर लास्ट में वो टैक्सी वाला बड़े प्रेम से आपसे बोलेगा कि महापुरुष जी 1200 रुपये मुझे दीजिए और वहाँ खोपचे वाली सीट आप उस पर सीट पर आप विराजमान हो जाइए, जहाँ पहले से ही काफ़ी सारे वो जैसे सिंगल लोंडे बैठे होंगे। ठीक है। तो मेरे भाइयों इस तरह ट्रेन, फ्लाइट या हवाई जहाज, बस, टैक्सी से हमने सारी बातें कर ली। आपको जैसे भी ठीक लगे वैसा पहुँच जाइए। अब जब वाहन की बात हो ही रही है तो भैया एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हमारे मित्र की 125 सीसी की होंडा शाइन बाइक है, जो अभी तक हमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ओली, जोशीमठ पहुंचा चुकी है। इससे पहले भी इसने काफ़ी सारी पहाड़ की यात्रा की हुई है। ना तो कहीं रास्ते में इसने धोखा दिया और ना ही ऊंचाई देखकर बाइक ने ये कहा कि ए हलकट इतने पहाड़ों पर मैं ना चढ़ रही। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बाइक में कुछ खराबी नहीं हुई, एकदम मस्त तरीके से ये पहाड़ों पर दौड़ती है। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि बाइक अगर आपकी छोटी है तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। आपका अपने ऊपर और अपनी बाइक के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर चाहे तो आप उसको लद्दाख भी लेकर चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाहनों से पहुंचने के बाद हमारा अगला विषय है कि रास्ता, मतलब कौन कौन से बीच में हमारे स्थान आएंगे, कहाँ हम रुकें, कहाँ होटल लें, कितने का मिलेगा, इस तरह की डिटेल हम अब देखने वाले हैं। हम हरिद्वार वाला रास्ता पकड़ेंगे। हरिद्वार से जोशीमठ जैसे मैंने पहले बताया 287 किलोमीटर है, जिसके बीच बहुत सुंदर महत्वपूर्ण स्थान आएंगे। देखिए मैं अगर चाहता तो मात्र 10 मिनट से भी कम समय में ये वीडियो बनाकर ख़त्म कर सकता था, पर भैया आपको तो पता ही है कि जब तक मैं कंप्लीट डिटेल नहीं दे देता तब तक मुझे चैन नहीं आता। मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, बस अपनी खुद की और थोड़ी बहुत दूसरों की नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ, भले ही वीडियो कितनी लंबी हो जाए। इससे मुझे खुशी मिलती है, मतलब संतुष्टि मिलती है कि हाँ यार मुझे भी पहाड़ों के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। तो हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं, मतलब मैप की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये है हमारा आज का हरिद्वार से जोशीमठ जाने वाला रास्ता। इस पे स्थानों के नाम लिखे हुए हैं कि कितने दूरी पर कौन सा स्थान आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम हरिद्वार से। देखिए हरिद्वार से 30 किलोमीटर आगे चलने पर आएगा ऋषिकेश, और ऋषिकेश से 73 किलोमीटर दूरी नापने के बाद आएगा हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग से फिर 36 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा श्रीनगर। अब देखिए श्रीनगर और यह है देवप्रयाग, इनके बीच एक और महत्वपूर्ण स्थान है धारी देवी का मंदिर, वो यहीं कहीं यहाँ आसपास है। ठीक है। फिर हाँ, तो श्रीनगर से 33 किलोमीटर बाद है रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग से
33 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आ जाएगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से फिर 21 किलोमीटर बाद है नंदप्रयाग। अब नंदप्रयाग से जो है 10 किलोमीटर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा स्थान है चमोली। चमोली से 15 किलोमीटर दूर है पीपलकोटी, और पीपलकोटी से 36 किलोमीटर बाद लास्ट स्थान है हमारा जोशीमठ का। तो इस तरह ये जो है मैप है, आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। इसी के अनुसार हम आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। हाँ, तो जोशीमठ या ओली के लिए हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, जो कि सी लेवल से 314 मीटर की हाइट पर है। ये देखिए चंडी घाट पर गंगा जी की खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है। नीला आसमान, नीला जल, कमाल का व्यू है ना। हरिद्वार से जोशीमठ अगर हम सड़क की बात करें तो मानकर चलिए कि करीब 80% रोड जो है एकदम बढ़िया है। 2 लेन हाईवे है, बीच बीच में कहीं पर सड़क खराब आती रहती है, मतलब आएगी 1-2 जगह, 2-4 जगह। वैसे मैं इसको ख़राब नहीं कहूँगा, क्योंकि भैया ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ खिसकते रहते हैं, जिससे कि सड़क की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। वैसे लगातार यहाँ पर ठीक करने का काम चलता रहता है, तो आप निश्चित रहिए सड़क बहुत अच्छी है। तो हरिद्वार पहुँचने के बाद हम अब हरिद्वार से बढ़ रहे हैं 30 किलोमीटर आगे। जैसे आप पहुँचोगे तो आ जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश भी मैदानी इलाका है जिसकी ऊंचाई है 340 मीटर। ऋषिकेश में चाहे तो राफ्टिंग या कैंपिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ आते जाते रास्ते में या एक दिन रुककर कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। यहाँ राफ्टिंग का चार्ज है 400 रुपये। ऋषिकेश के बाद शुरू हो जाता है हमारा पहाड़ी इलाका, और इसके 73 किलोमीटर बाद सी लेवल से 830 मीटर की हाइट पर है देवप्रयाग, जो कि पंचप्रयाग मतलब 5 प्रयाग में से 5वां प्रयाग है। प्रयाग किसे कहेंगे? प्रयाग उसे कहते हैं जहाँ पर 2 नदियों का मिलन होता हो। यहाँ पर मिलन है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। इसके बाद जब ये 2 नदी आपस में मिलती हैं और एक नदी सिंगल आगे निकलती है, वो है हमारी गंगा जी। हर हर गंगे। जी हाँ, यहाँ पर गंगा जी का नामकरण होता है, इसलिए इस स्थान को आप जरूर देखिए और हो सके तो घाट पर जाकर स्नान भी कर लीजिए। 5 घाटों के पास जो है मंदिर बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी एक मंदिर है। देवप्रयाग में हमने सड़क किनारे इस मोटल देव होटल में जो है 1200 रुपये में कमरा लिया था। ओयो का लोगो तो यहाँ लग रहा है, लेकिन ये बता रहे थे कि ये अब ओयो के अंडर नहीं है। ये 6 मंजिला होटल है। इस तरह के कमरे आपको, मतलब हर तरह के कमरे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये 1200 रुपये में रूम है देवप्रयाग में। यहीं से दिखता है संगम, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, फिर होती है गंगा। तो देख लीजिए 1200 रुपये में ये देवप्रयाग में रूम है। इसका ये है टॉयलेट, गीज़र भी है। भागीरथी कहाँ गया मेरा बेटा, और अलकनंदा और बराबर गंगा। अगली जगह देवप्रयाग से 36 किलोमीटर आगे है श्रीनगर, जो कि सी लेवल से 560 मीटर की हाइट पर है। ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, उत्तराखंड का है। श्रीनगर पर पहाड़ थोड़े दूर हो जाते हैं। दूर मतलब कि मान लीजिए कि ये सड़क किनारे का एरिया जो है वो मैदानी है। श्रीनगर अब जाना जाता है अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ सड़क पर अक्सर जो है वाहनों की भीड़ भाड़ आने जाने वालों की लगी रहती है। आगे थोड़ी दूर के लिए सड़क यहाँ कुछ टूटियाँ आपको दिख रही होगी, पर इसकी कमी साइड में जो अलकनंदा नदी है ना, उसके खूबसूरत हरे जल से हो जाती है। कितना अच्छा लग रहा है ना ये साइड वाला हरे रंग का जल। इसी अलकनंदा के जल में जो है बीचों बीच श्रीनगर से 14 किलोमीटर आगे जो है माता को समर्पित एक मंदिर है, धारी देवी मंदिर। मान्यता यह है कि मंदिर में यहाँ जो मूर्ति रखी है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। स्थानीय लोगों की मंदिर के बारे में इतनी ज़्यादा आस्था है, वे मानते हैं कि 2013 में जो केदारनाथ की बाढ़ आई थी ना, वो इसी मंदिर को जो है अपने स्थान से हटाए जाने के कारण आई थी। सड़क के किनारे से ही आप मंदिर तक नीचे पहुंच सकते हैं। मंदिर बहुत खूबसूरत है। मंदिर से कुछ किलोमीटर आगे नदी के पास यहाँ पर बोटिंग हो रही है, मतलब नाव चल रही है, आप देख रहे होंगे, और रेतीला मैदान सा भी है। आराम से लेट कर आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन भैया इसको गोवा समझकर खुलेआम मत लेटिएगा, जैसा आप सोच रहे होंगे गोवा, वैसा ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये भाई साहब उत्तराखंड है। गोवा वाली फीलिंग यहाँ आप मत लीजिए। अगर आपको वो फीलिंग लेनी है तो फिर गोवा चले जाइए। यहाँ पहाड़ों में भैया आस्था का मामला होता है, इसलिए थोड़ा जो है
थोड़ा आपको वो रखनी होगी, क्या कहते हैं, समझदारी बरतनी होगी, ठीक है। सड़क से नीचे जाते समय आप ध्यान रखें कि अलकनंदा नदी का जो है जलस्तर कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए सावधानी बरते, थोड़ा दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो यहाँ पुल बनाया जा रहा है, चारधाम सड़क योजना के अंतर्गत जो है आपको पुल, सड़क, सुरंग जो है यहाँ बनती हुई दिख जाएंगी, मतलब यहाँ पर हर वक्त काम होता हुआ आपको मिल जाएगा। अब भगवान शिव के नाम पर अगले स्थान का नाम आता है हमारा रुद्रप्रयाग, जो कि यहाँ से है 20 किलोमीटर आगे। इसकी ऊंचाई है सी लेवल से 690 मीटर। मतलब प्रयाग वही जो मैंने बताया कि दो नदियों का मिलन होता हो जहाँ पर, तो यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा दो नदी आपस में मिलती हैं, और दोनों के मिलने पर जो एक नदी आगे बढ़ेगी वो बढ़ेगी अलकनंदा, क्योंकि वही नदी का नाम आगे जाएगा जो ज़्यादा चौड़ी या गहरी होगी। रुद्रप्रयाग से ही जो है एक रास्ता आपको जाएगा अगस्त मुनि होते हुए केदारनाथ की तरफ। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया ना कि अगर हरिद्वार से आपको डायरेक्ट जोशीमठ तक बस ना मिले तो फिर आप रुद्रप्रयाग तक भी ले सकते हैं, उसके बाद चेंज करके पहुँच जाइए जोशीमठ। अगर आपको यहाँ रुकना है रुद्रप्रयाग में तो यहाँ पर जो है नदी पार करके बाबा काली कमली वाले की धर्मशाला है जहाँ पर हम रुके थे। आगे की जानकारी तो ये आपको डायरेक्ट बता ही देगा। चल भाई बोल, आपको क्या बताना है? वैसे ये जो बोलेगा और मैं दोनों एक ही तो हैं। देखिए ये है बाबा काली कमली वाले की जो है धर्मशाला जहाँ पर हम रुके थे ये। और एक फ़ायदा और है कि ये यहाँ पर जो है ना, इस रास्ते से रुद्रप्रयाग का जो संगम है जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती है, उसका रास्ता यहीं से जाता है। तो आप यहाँ ठहरिए और यहाँ से फिर सुबह सुबह संगम पर स्नान कर लीजिए। सबसे अच्छी जगह है ये, जहाँ आपको संगम का संगम मिल जाएगा और सस्ते के सस्ते होटल। पार्किंग की यहाँ थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत क्या हो जाती है वो भी रोड किनारे ही होगी यहाँ पर। और इसके ये रास्ता जाता है केदारनाथ की तरफ, और ये यहाँ से जाएगा ऊपर वाले की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ। ये रुद्रप्रयाग में बाबा काली कमली वाले की धर्मशाला है। ये रूम हमें पड़ा है कितने का? 600 रुपये का। तो ये कितना अच्छा रूम है। 400 में भी रूम था, 400 में ये 2 बेड थे और एक अलग 3 बेड थे, और 600 में जो है ये 4 बेड है। 2 रूम मिलेंगे और एक 2 रूम 1 हॉल, तो वो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट है ये रुद्रप्रयाग में। अगर चमोली या मतलब अगर जोशीमठ, चोपता या ओली वगैरह जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट जगह है ये बीच में रुकने के लिए, रुद्रप्रयाग में काली कमली वाले की धर्मशाला, जो कि आपको 400 रुपये में, 600 में, 800 में, 1000, 1200 में हर तरह के रूम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बिल्कुल रोड पर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। रुद्रप्रयाग से 33 किलोमीटर मतलब 33 किलोमीटर बाद तीसरे प्रयाग का नाम आएगा, वो है कर्णप्रयाग, जो कि सी लेवल से 860 मीटर पर है। यहाँ पर भी 2 नदियों का मिलन है, क्योंकि प्रयाग मतलब 2 नदी मिलती हैं आपस में। ये 2 नदियाँ हैं अलकनंदा और पिंडर, और इन दोनों के नदियों के मिलने के बाद जो आगे बढ़ेगी वो भी होगी वही अलकनंदा। कर्णप्रयाग का नाम रखा गया है महाभारत के पात्र कर्ण के नाम पर। इससे ही जैसे मतलब कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर हम आगे जाएंगे तो फिर एक और प्रयाग आएगा, जो कि कहा जाता है दूसरा प्रयाग, वो है नंदप्रयाग। इस घाट पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम है। सी लेवल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो है ये कितना है, 914 मीटर। सड़क के किनारे से ही नीचे घाट तक पहुंचने के लिए करीब आपको आधा किलोमीटर नीचे चलना होगा, तब आपका आ जाएगा घाट। बाकी तो ये हमारा है ही बताने वाला। देखिए मित्रों, इस समय मैं हूँ नंदप्रयाग में। अब भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी थे नंद जी, उनके नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया है नंदप्रयाग। अब प्रयाग उसे कहा जाता है जहाँ पर 2 नदियों का मिलन होता है। तो ये मेरे पीछे है अलकनंदा नदी और दूसरी है मंदाकिनी। इन दोनों के मिलने से वो वहाँ पर मिल रही है। जो आगे बढ़ेगी उसका नाम होगा अलकनंदा। वो इसलिए क्योंकि अलकनंदा मंदाकिनी से ज़्यादा बड़ी है, या गहरी है, चौड़ी है, तो इसलिए वही आगे जाएगी जो बड़ी होगी दूसरी नदी के मुकाबले।
नेक्स्ट स्थान है नंदप्रयाग से 10 किलोमीटर बाद चमोली। चमोली है 1300 मीटर की हाइट पर। चमोली अपने आप में एक ज़िला है, पर ओली जो है इसी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर हरिद्वार से जोशीमठ आपको डायरेक्ट बस ना मिले तो मैंने पहले आपको बताया कि रुद्रप्रयाग के लिए पकड़ सकते हैं। रुद्रप्रयाग वाली भी ना मिले, अगर चमोली वाली मिल रही है तो फिर चमोली वाले में ही बैठ जाइए आप। चमोली से फिर आपको आगे के लिए टैक्सी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी मतलब चमोली से भी एक नीचे वाला रास्ता जो है जो जा रहा है वो है गोपेश्वर होते हुए केदारनाथ की ओर जाने वाला, और ऊपर जो सीधा रास्ता जा रहा है वो है जोशीमठ और बद्रीनाथ वाला है। चमोली से 15 किलोमीटर की दूरी पर 1259 मीटर की हाइट पर है पीपल कोटी। अब पीपल कोटी में हमने कम से कम 20 मिनट का आराम किया था। देखिए कैसा आराम था हमारा। देखिए मित्रों, सफ़र में कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ लोग रुके हुए हैं चिल्ड्रन पार्क में। चिल्ड्रन पार्क है क्या, पता नहीं कौन सा। ये सेल्फी पॉइंट है। अब यहाँ पड़े हुए हैं, ये मूड़े जैसे डिज़ाइन होता है, तो इस पर हम बैठे हुए हैं। तो भैया सफ़र में आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। वो देखिए लिखा है सेल्फी पॉइंट आई लव पीपल कोटी। तो यहाँ हम लेटे थे इन पर ऐसे ही अपना थोड़ा थकान मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो भाई। अब लास्ट स्थान बचा है हमारा पीपल कोठी से 36 किलोमीटर बाद जोशीमठ। अब जोशीमठ से ओली जो है मात्र 16 किलोमीटर है। जोशीमठ से नीचे वाला जो रास्ता है वो जाता है फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, विष्णु प्रयाग और बद्रीनाथ। और ऊपर वाला रास्ता फिर वही ओली की तरफ हमारा निकल जाता है। बद्रीनाथ मतलब जो 4 धाम में से एक धाम है बद्रीनाथ, वो यहाँ से मात्र 42 किलोमीटर है। और पहला प्रयाग, जैसे 5 प्रयाग है ना टोटल, तो उसमें पहला प्रयाग जो है वो है विष्णु प्रयाग। वो यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर अलकनंदा और विष्णु गंगा, जिसे धौली गंगा भी कहते हैं, इन नदियों का यहाँ पर संगम होता है। अब जब आपने पहले 4 प्रयाग देख ही लिए तो इस प्रयाग को देखकर भी अपनी प्रयाग की यात्रा पूरी कर लीजिए। कम से कम कुछ तो जीवन में ऐसा होना चाहिए ना जो पूरा हो। यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई जी। वैसे मैंने तो 2020 में ही 5 प्रयाग देख लिए थे। जोशीमठ है सी लेवल से 1875 मीटर की हाइट पर। इसका पुराना और असली नाम है ज्योतिर्मठ। इसको ज्योतिष पीठ भी बोला जाता है। ये भारत के 4 मठों में से एक मठ है। 8वीं सदी में जब आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए थे ना, तो उन्होंने जोशीमठ में एक पेड़ के नीचे दिव्य शालिग्राम पत्थर के पास बैठकर भगवान विष्णु मतलब नारायण या बद्रीनाथ जी की तपस्या की थी। जहाँ वर्षों की तपस्या से शालिग्राम पत्थर पर नरसिंह भगवान की मूर्ति उभर कर आ गई थी और नारायण भगवान के उन्हें दर्शन हो गए। यहाँ पर जोशीमठ में वो पेड़ आज कहा जाता है कल्प वृक्ष, जहाँ पर शंकराचार्य जी को ज्ञान ज्योति की प्राप्ति हुई थी। बाद में उन्होंने यहाँ मठ की स्थापना करवाई। विंटर में जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसको बद्रीनाथ से लाकर जोशीमठ के इसी यहीं पर जो मंदिर बना है नृसिंह मंदिर, वहाँ पर रखा जाता है। मतलब मिड नवंबर से अप्रैल लास्ट तक बद्रीनाथ जी की पूजा, मूर्ति की पूजा जो है जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में होती है। तो कपाट बंद होने के बाद भी आप बद्रीनाथ जी के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव मंदिर, 9 देवियों वाला नव दुर्गा मंदिर, शंकराचार्य गुफा, ज्योतेश्वर महादेव मंदिर, ये कुछ मंदिर है जो आप जोशीमठ में देख सकते हैं। इसके अलावा जोशीमठ से एक और जो है 4 किलोमीटर का से ज़्यादा लंबाई का रोपवे शुरू होता है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चलिए अब जोशीमठ में होटल कहाँ और कितने रुपए में मिलते हैं, कैसे आपको लेना है, उसके बारे में देख लेते हैं। पर्यटक अतिथि गृह, टूरिस्ट गेस्ट हाउस। यहाँ इसकी पार्किंग, और यहाँ से अगर आप बाहर का व्यू देखोगे तो ज़बरदस्त आएगा।
हाँ तो मित्रों ये है हमारा जोशीमठ में हमने रूम लिया है 1500 रुपये में। ये है उत्तराखंड सरकार का, यूके गवर्नमेंट का होटल है। तो ये 4 बेड का है 1500 रुपये में। तो इसलिए अगर आप आ रहे हैं जनवरी में नए साल पर खासकर, तो भैया ओली अगर आ रहे हैं तो यहाँ जोशीमठ में अगर आपको रुकना है या ओली में, तो ऑनलाइन एडवांस बुकिंग जरूर करा के आए, वरना हमारी तारीफ रहोगे धक्के खाते खाते। वो तो हमें मिल गया ये तुक्के से देखते देखते। तो अगर आपको या तो एकदम से रूम नहीं मिलेगा, अगर रूम मिल गया तो भैया जनवरी में मिलेगा महंगा। तो सबसे अच्छा यही है कि ऑनलाइन बुकिंग करें, सस्ता भी पड़ेगा और आपको आसानी से मिल भी जाएगा, वरना ऐसे फिरोगे। सबसे बढ़िया अपने घर रहो ना। हाँ, अगर अपने घर रहे हो जनवरी में ठंड में तो और अच्छा है, पर इतनी भी ठंड नहीं है यार, सब नॉर्मल है। देखिए कितनी खिली हुई धूप है, बिल्कुल बढ़िया। लोग आपको डराएंगे कि भैया जनवरी में मत जाओ मत जाओ, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से आइए, अच्छा मौसम है, धूप है, इतनी ठंड नहीं है। वैसे तो 400 में भी रूम थे, 600 में भी, पर वो रूम वैसे थे थोड़ा अजीब से। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं ओली की तरफ। ये हमारा लड़का जो है कह रहा है ओली चलो ओली चलो, चलो भाई इसे ओली खिलाते हैं। और ये देखिए ये उत्तराखंड वाला जो हम बता रहे थे अभी, उसी में ये 200 रुपये पर बेड आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी, 200 रुपये के हिसाब से। तो अगर आपको कुछ नहीं मिले तो भैया ये सही है, डॉर्मेट्री सरकारी है उत्तराखंड का। ठीक है, तो आपके पास 1500 रुपये में 4 बेड का रूम है और 200 रुपये में चाहे तो ये पर बेड आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। ये रूम है 4 बेड का 1500 रुपये में। ये इसका बाथरूम है, ऊपर गीज़र भी है। तो दोस्तों ये था अपना आज दिल्ली से जोशीमठ वाला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम जोशीमठ से ओली की तरफ चलेंगे और कंप्लीट जानकारी देंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण।